Hey guys, hello everyone. So, after the completion of our second chapter, Principles of Management, I have brought to you a new chapter, Business Environment. This chapter is very important as far as board point of view. बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस पूरे चैप्टर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये बेसिकली बिजनेस जिस सराउंडिंग्स के बीच में जो है वो रहता है, जिन फैक्टर्स के बीच में रहता है, वो सारे फैक्टर्स कुल मिलाकर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली इन पर बिजनेस का किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता। हेयर फोर्सेस आर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। ये सारी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स पर बिजनेस का तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनका जो है वो बिजनेस पर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इन सारे जो बेसिकली फैक्टर्स हैं, सारे जो फोर्सेस हैं, इनका जो है वो बिजनेस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इन टोटल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कई सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को जो है वो अफेक्ट करती हैं पॉजिटिवली, एडवर्सली, बट इनका जो है वो इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है और ये हमारे जो है वो कंट्रोल से, हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बियॉन्ड है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, देयर आर सर्टन फोर्सेस, सर्टन स्पेसिफिक फोर्सेस जिनका जो सीधा इम्पैक्ट है जो पर्सनली बिजनेस पे पड़ता है, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर के पॉलिसी का सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। हमारे जो कस्टमर हैं उनका जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, उनका सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। सप्लायर्स जो हैं, सप्लायर्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनका सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो वो चीज़ें जो स्पेसिफिकली जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं वो आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आती हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने जर्नल फोर्सेस की बात करी, तो जर्नल फोर्सेस में क्या आ गया? जर्नल फोर्सेस में बेसिकली वो चीज़ें आ गई, जर्नल फोर्सेस में बेसिकली वो चीज़ें आ गई जो कि इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे हम बात करें इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर, कंट्री की इकोनॉमी में किसी तरीके का कोई डिफरेंस आया, कोई चेंज आया, तो उसने ओवरऑल बिजनेस पर इम्पैक्ट किया। पॉलिटिकल चेंजेस, भाई कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी का अपना जो है वो पॉलिसीज़ होंगी, तो उसका ओवरऑल बिजनेस पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकल जो आपके चेंजेस वगैरह होते हैं उसका ओवरऑल बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की बात करें तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, और जर्नल फोर्सेस जो इन टोटल जो है वो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। इंटर रिलेटेडनेस है, ये सारी जो फोर्सेस हैं, जो सारे फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में जो है वो रिलेट करते हैं। डायनामिक नेचर, डायनामिक की बात करें तो हमने इस पॉइंट को पहले भी पढ़ा हुआ है। डायनामिक समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कि एक जगह जो है वो स्टैटिक नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक ऐसा जो है वो फैक्टर है जिसको टाइम टू टाइम स्टडी करने की, टाइम टू टाइम फोरकास्ट करने की, एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, और जो हर समय जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो वहाँ पर आपकी जो है वो मैनेजमेंट की और ज़्यादा जो है वो ज़रूरत हो जाती है कि इसको हम एनालाइज करें, और एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी हम अपने बिजनेस के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाएंगे। अनसर्टेनिटी, हम पहले से कुछ नहीं बता सकते हैं कि हमारा आगे का जो है वो चीज़ें कैसे होने वाली हैं। हमें नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है या जीएसटी आने वाला है, ये क्या पता था? बट ये सारी चीज़ें हुई और इसने जो है वो बिज़नेस के जो है वो पूरे जो है वो परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट किया। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब आप इसको पहले से जो है वो श्योरली सिर्फ फोरकास्ट नहीं कर सकते। एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस पूरे एनवायरनमेंट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कई सारी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स थिंग। अब मैं बात करूं इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो इम्पोर्टेंस हम अलग अलग पॉइंट्स पर समझेंगे। इम्पोर्टेंस में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस दिया गया है वो दिया गया है आपका आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब मैं बात करूं, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा,
आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है कि ये कुछ चेंज हुआ। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करने के बाद, उस मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद, अगर हम कुछ उसी मूवमेंट में जो है वो कोई बिजनेस करते हैं जो कि प्रमोट करता है कंट्री के अंदर क्लीनलीनेस को और ये सारी चीज़ों को, तो हम समझ रहे हैं कि पूरा कंट्री जो है वो इनिशिएट कर रहा है स्वच्छ भारत को, और अगर हमने अपने बिजनेस को उसी से जोड़ लिया तो लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे और हमें उसका जो है वो धीरे धीरे एडवांटेज मिलेगा। दूसरा है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, हमने उसको एनालाइज किया और हमने समझा कि इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में आ सकती हैं, तो हम उसको पहले से ही जो है वो स्टडी करके, एनालाइज करके अपने बिजनेस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से जो हमारे बिजनेस को थ्रेट्स मिलते हैं, या बेसिकली जो हमारे बिजनेस पर जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं, उन एडवर्स इम्पैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ये जो आपके टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, इनके साथ हम कोऑपरेट कर सकते हैं, इनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और बिजनेस को जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज, अब मैंने इस एनवायरनमेंट को समझा, हमने अपने कस्टमर्स की जो है वो नीड को समझी, हमने कस्टमर की डिमांड को एनालाइज किया और हमें कहा कि इस तरीके की चेंजेस आने की वजह से हमारे कंज्यूमर की डिमांड इस तरीके से बढ़ेगी। तो जिस तरीके से कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, उसी तरीके से हमें रिसोर्सेज भी जनरेट करने होंगे। तो अगर हम स्टडी अच्छे से कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेज भी जो है वो जनरेट करेंगे। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मैंने अगर एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा है तो हम अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग और पॉलिसी बना सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस को अच्छा इम्पैक्ट करेगी। और इन सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से करते हैं, तो जाहिर तौर से ये हमारी परफॉर्मेंस को भी क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। अगला जो पॉइंट आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। इनको हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये पूरे बिजनेस की जो है वो सराउंडिंग्स में होता है और कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल एंड कल्चरल है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है कि कंट्री के अंदर जो लॉज वगैरह हैं, ठीक है, कंट्रीज के अंदर जो लॉज वगैरह आते हैं टाइम टू टाइम, उनका जो है वो बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजंस। अब जैसे मैंने बात करी कि प्लास्टिक बैन हो गई, ठीक है, कंट्री के अंदर जुडिशियल ने जो है वो लॉ बना दिया कि प्लास्टिक बैन है। अब उस प्लास्टिक के बैन हो जाने का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम समझना पड़ेगा। उसका कहीं ना कहीं ओवरऑल बिजनेसेस पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया गया है, लेबर लॉस फॉलोड बाय कंपनीज हेल्प देम टू कीप अवे फ्रॉम पेनाल्टीज। अब जो भी लेबर लॉज बनाए जाते हैं, मान लो एक लॉ जो है वो कंट्री में बना दिया गया है कि आपको लेबर लॉस को फॉलो करना है हर ऑर्गेनाइजेशन को। अब अगर मैं उन लॉज के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, उन लेबर लॉज को फॉलो करूंगा, तो मेरे ऊपर किसी तरीके की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी तरीके की जो है वो पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं होगी। तो हमें यही समझना है कि जो भी लीगल एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से समझें और उसी के साथ हम कोऑर्डिनेट करें। तो ये आपका जो है लीगल एनवायरनमेंट है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जो बोला गया है वो यही है कि कंट्री के अंदर जो वेरियस लॉज आते हैं, उन लॉज के साथ हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। दूसरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपकी जो है वो पॉलिटिक्स हो गई कंट्री की, जो टाइम टू टाइम जो सत्ता बदलती है, जो पार्टीज आती हैं, कभी बीजेपी है, कभी कांग्रेस है, कभी कोई दूसरी पार्टी है, तो उसका जो बिजनेस पर ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, कांग्रेस की अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, बीजेपी की अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपने कभी ध्यान दिया हो कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने पर एक पार्टी की अगर गवर्नमेंट आती है तो अचानक से सेंसेक्स या जो है ओवरऑल जो है बिजनेस पर जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो
उसका भी ओवरऑल बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है. इट मीन्स दैट एक्शंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट विच पोटेंशियली अफेक्ट द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस और कंपनी ऑन अ डोमेस्टिक और अ ग्लोबल लेवल. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया गया है. भाई देखो, कुछ गवर्नमेंट होती हैं जो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं. कुछ गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच की हो सकती हैं और वो बेसिकली जो है वो ग्लोबलाइजेशन को इतना फॉलो नहीं करेंगी, या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन या वो बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड को उतना बढ़ावा ना दें. तो उस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिकल जो आपकी जो अप्रोच होती है उसका भी जो है बिजनेस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है. यहाँ एग्जांपल एक दे दिया गया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट. भाई सीधी सी बात है, जितना हमारा कंट्री जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल है उतना हमारे जो है वो, अब मान लो कोई एमएनसी थी, वो हमारी कंट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है. अब उसका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है और करंटली जो है वो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है. अब उसने एनडीए की पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट किया. अब अचानक से अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसके मन में जो है एक निगेटिव इम्पैक्ट आएगा. तो अगर ये सोचती है कि ये जो गवर्नमेंट जिसने पॉलिसी फॉर्मुलेट करी है और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे अकॉर्डिंग है और ये गवर्नमेंट बनी रहेगी, तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और इससे बिजनेस भी प्रमोट होगा. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का भी जो है वो बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है. फिर अगला जो पॉइंट आता है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू जो टाइम टू टाइम अलग अलग जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज दे दी गई, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर ओवरऑल क्या पड़ता है. द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ an economic system, economic policies, economic conditions prevailing in country. इसमें आपका जो है वो टैक्स रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, स्टॉक मार्केट है, वैल्यू ऑफ मनी है, डिस्पोजेबल इनकम है, ये सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स कम कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअल पर इनकम टैक्स रेट, यहाँ पर जैसे एक पॉइंट बताया गया, राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू इन डिक्रीज इन टैक्स रेट. मान लेते हैं कि आपने जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स रिड्यूस कर दिया. अब मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम होती थी वो होती थी पूरे साल की 10 लाख रुपीस, जिस पर अभी तक हम क्या करते थे, 3 लाख का मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 3 लाख रुपए जो है वो टैक्स दे देते थे. तो हमारे पास जो खर्च योग्य जो रुपया बचता था वो कितना बचता था, 7 रुपीज़ बचता था. तो हम 7 रुपये ही मैक्सिमम खर्च कर सकते थे. क्यों? क्योंकि 3 रुपये हम गवर्नमेंट को दे देते हैं. यही चीज़ मान लेते हैं कि हमारा टैक्स रेट जो है वो कम कर दिया गया और वो जो 3 लाख रुपए हम टैक्स दे रहे थे 10 लाख में, अब हम 10 लाख पर जो है वो 2 लाख का ही टैक्स दे रहे हैं. जिससे हुआ क्या, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, मतलब आपकी खर्च करने की क्षमता बढ़ गई. और अगर खर्च करने की क्षमता बढ़ गई तो सीधे सीधे आप वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड पर लगाएंगे और कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा. तो कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उसका भी कहीं ना कहीं बिजनेस पर जो है वो पॉजिटिव या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है. फिर आपका सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है. सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर एक सोसाइटी के जो है वो थॉट्स हैं, उनके जो अपने बेसिकली हम कह सकते हैं ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब ट्रेडिशन के अंदर हम बात करते हैं, जैसे हमारे वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली है, ईद है, तो इस समय जो है अगर बिजनेस ने उसको अच्छे से समझा हुआ, तो जैसे हम बात करें कि ये जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट आते हैं, इन्होंने इनको अच्छे से एनालाइज कर लिया हमारे वहाँ फेस्टिवल्स को, अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कंट्री के अंदर लॉन्च करते हैं. अच्छा, मान लेते हैं आजकल जो है एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, या हम लोगों का जो लाइफस्टाइल बदल रहा है. तो उस लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो आज के टाइम में जो है वो जितना भी यूथ है वो कह सकते हैं कि अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है. हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हुआ है तो वो क्या करने लगा है, वो जिम जाने लगा, ठीक है, जिम जाने लगा, योगा करने लगा, डाइट फूड खाने लगा, ठीक है. तो अगर अगर हम हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस हुए तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रमोट होंगे. आपका जिम भी बढ़ेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी ज़्यादा जो है वो सेल होंगे, स्पोर्ट्स फील्ड में जो है ज़्यादा
डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। आपका जो हेल्दी फूड्स हैं बेसिकली उसका भी डिमांड बढ़ेगा, आपके जूस शॉप्स ज़्यादा खुलेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर परसेप्शन बदलता है ना तो उसका भी बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक टाइम आया था जब जो है क्या कहते हैं हमारे वहाँ चाइनीज़ फूड का अचानक से डिमांड बढ़ा था, लोग चाइनीज़ या फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। तो आप देखिए तो धीरे धीरे वो फास्ट फूड की चेन बढ़ती चली गई, ठीक है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो स्वदेशी की फीलिंग आ गई। स्वदेशी की फीलिंग को लेते हुए ही अगर हम बात करें तो पतंजलि ने सबसे बड़ा एडवांटेज लिया। पतंजलि ने बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है वो पतंजलि ने क्या किया, लोगों के अंदर जो है वो स्वदेशी की फीलिंग ज़्यादा डाली और उसकी वजह से क्या हुआ, लोग स्वदेशी से प्रेरित होकर ज़्यादा प्रोडक्ट उन्हीं का खरीदने लगे और इससे उनका भी प्रोडक्ट बढ़ा। तो कहीं ना कहीं जो है वो सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उसका भी बिजनेस पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर एक फैक्टर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसी के साथ आपको भी जो है वो अडेप्ट करना होगा उस टेक्नोलॉजी को। हम बात करते हैं आज के जो है वो 15 साल पहले जो एडवर्टीजमेंट का जो टेक्निक था वो आज वो टेक्निक नहीं है। भाई पहले आप क्या करते थे, होर्डिंग लगवा देते थे या टेलीविजन पर ऐड देते थे। आज एडवर्टीजमेंट का कैंपेन बदल गया। आज एडवर्टीजमेंट का कैंपेन उन टेलीविजन से हटकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो उसी टेक्नोलॉजी के साथ हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं आज की टाइम की बात करूं, जो लॉकडाउन ड्यूरेशन है, लॉकडाउन ड्यूरेशन के अंदर क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन का मतलब अब जैसे यहाँ पर बात करें तो कई सारी एप्लीकेशंस है जिन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा दिया, जैसे गूगल मीट है, जूम है, ये जो वीडियो कॉलिंग ऐप है, ठीक है। इनका जो बिजनेस बढ़ गया इस ड्यूरेशन में, इनको ज़्यादा जो है वो बेसिकली जो है वो इंस्टॉल किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस बेसिकली इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया। भाई लॉकडाउन है, ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, मेजरली इम्पैक्ट कर रहा है। तो कुछ बिजनेस डाउन हुए हैं, तो वहीं पर कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेकर अपने बिजनेस को क्या किया, फ्लरिश किया। मैं बात करूं आज से जो है वो 15 साल पहले बात करें तो डोर टू डोर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सप्लाई नहीं होती थी, लेकिन आज जो पूरा टाइम है वो ई कॉमर्स का है। आपको डोर टू डोर सप्लाई होती है, आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी हमें अडेप्ट करके अपने बिजनेस को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका जो है वो कमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ केसेस दिए हुए हैं और इन केसेस को आप समझिएगा और इनके जो है वो आंसर ज़रूर लिखिएगा कि कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर पास किया दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। इसमें कौन सा फैक्टर है, इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सा डायमेंशन है, इसमें सोशल है, पॉलिटिकल है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पॉज देकर लिखिएगा, लिखिएगा ज़रूर अगर आपको समझ में आया है तो। इससे पता चलता है ना कि आपको कितना समझ में आया है टॉपिक। अच्छा, फिर इसी चैप्टर का एक और दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है और ये इंडियन हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है एज फार एज इंडियाज़ इकोनॉमी। और इसी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो काफ़ी, उनको जो है वो प्रेज मिला था। ये पॉलिसी जो है इसने, इससे पहले की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही खस्ता हाल में थी, बिल्कुल जो है एक तरीके से दिवालिया होने की सिचुएशन में आ गई थी। उसके बाद जो है 1991 में जो है इस पॉलिसी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इस पॉलिसी के मेजर 3 कंपोनेंट बताए गए थे, एक लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन था, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, एलपीजी से, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एलपीजी। तो हम जनरली क्या बोलते थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एलपीजी, कॉमर्स के अंदर एलपीजी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग ऑल नेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस लाइक परमिट ऑफ लाइसेंसेस।
मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं तो 1991 से पहले जो हमारे कंट्री के अंदर जो वो बिजनेस के लिए स्ट्रक्चर था वो बड़ा डिफिकल्ट सा था, ठीक है। और उसको क्या किया गया, बड़ा रिलैक्स किया गया। मतलब जो है आपके जो उससे पहले बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी, बड़ा सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था, बहुत सारा हैवी टैक्सेस लगते थे, उन चीज़ों को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे? इन अदर वर्ड्स इट मे बी डिफाइंड ऑफ लूजिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो काफ़ी कम कर दिया गया ताकि बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हो। जाहिर तौर से जब ज़्यादा बिजनेस स्टैब्लिश होंगे तो उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वाइट किया गया था। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब आप ध्यान से समझिए, लिबरल कर देना मतलब चीज़ों को थोड़ा सा ईज करना, थोड़ा सा बेसिकली छूट देना। तो इसके ऑब्जेक्टिव थे टू डिक्रीज डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री। इससे पहले कंट्री के ऊपर बहुत सारा जो है वो डेप्ट पड़ गया था, तो अब अगर हम क्या करेंगे, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करेंगे, उससे इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। कंट्री के ऊपर जो बहुत सारे जो हैवी टैक्सेस थे या बहुत सारा जो अननेसेसरी कंट्रोल था, जो बहुत एक्सेसिव कंट्रोल था, उस कंट्रोल को जो है अपलिफ्ट किया गया। टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब इससे पहले क्या था, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी कंट्री के अंदर, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थे आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के, ठीक है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टैब्लिश होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी क्या होगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। चौथा पॉइंट है टू लिबरलाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इससे पहले जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है वो अननेसेसरी टैक्सेस लगते थे, ज़्यादा बर्डन ऑफ टैक्सेस था, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाता था। अब उसको भी हमने क्या किया, थोड़ा सा एट ईज़ किया, थोड़ा सा उसको भी हमने टैक्स रेट कम किए, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा और उसने भी जो है वो कंट्री की इकोनॉमी पर एक अच्छा इम्पैक्ट दिया। अबॉल्यूशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट एंड फ्यू। अच्छा, उससे पहले क्या होता था, जो कई सारे बिजनेस थे उन बिजनेस पर जो है वो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया, काफ़ी कम कर दिया गया। अब वो शायद मेरे ख्याल से 3 ही ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। वो सेक्टर आपके रेलवेज़ हैं, उस रेलवे को भी खैर धीरे धीरे वो किया जा रहा है। रेलवे है, डिफेंस है, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ही है, बाकी सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्राइवेटाइजेशन का। दिस इज द सेकेंड ऑफ द 3 पॉलिसीज ऑफ एलपीजी। इट इज द इंक्रीमेंट ऑफ डोमिनेटिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर क्या किया गया कि 1991 से पहले ज़्यादातर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट का बेसिकली जो है वो रोल था, उस गवर्नमेंट के रोल को कम से कम कर दिया गया और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ये कैसा किया गया, इसका जो है वो बेसिकली हमने क्या किया, जो आपके गवर्नमेंट के शेयर्स थे उसको बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट जब ये पूरी मान लेते हैं गवर्नमेंट का शेयर है, तो गवर्नमेंट का शेयर हमने क्या किया, मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, गवर्नमेंट सेक्टर का हिस्सा, इसको हम बोलते थे डिसइन्वेस्टमेंट। तो 2 तरीके से हमने प्राइवेटाइजेशन किया, बाय डिसइन्वेस्टमेंट और बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, फिर आपके प्राइवेटाइजेशन का, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूं तो आपका जो सरकारी व्यवस्था थी, उस सरकारी व्यवस्था को हमने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ट्रांसफ़र किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे देखो, जाहिर तौर से अभी भी हम देखें तो सरकारी डिपार्टमेंट से जो आपके प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तो यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहे। इसका जो ऑब्जेक्टिव रहा, इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट
भाई सीधी सी बात है, जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो डिसइन्वेस्टमेंट करके या अपने सेक्टर को बेचकर काफ़ी सारा पैसा मिला और इससे गवर्नमेंट की जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हुई। रेज फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, वही पॉइंट। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये गवर्नमेंट के हाथों में था, अब ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा या इसमें प्राइवेट सेक्टर का कुछ हिस्सा आ जाएगा, जिससे होगा क्या, इसकी परफॉर्मेंस, जैसे प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करेगी। अगला पॉइंट है प्रोवाइड बेटर एंड इम्प्रूव्ड गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी प्राइवेट सेक्टर आ जाने की वजह से, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज जो है वो अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिशन, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज जो हम अपने कंज्यूमर तक प्रोवाइड करेंगे। एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अच्छा इससे हुआ क्या कि कई सारे जो है वो बाहरी कंपनीज भी आई और उन्होंने हमारे कंट्री के अंदर जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट किया और काफ़ी सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया। जब बाहरी पैसा आता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस को जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट मिलता है और बिजनेस जो है वो अच्छे से फ्लरिश करता है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। आखिरी जो पॉइंट आया वो ग्लोबलाइजेशन का आया। ग्लोबलाइजेशन ये भी हमने अगर बात करें तो इससे पहले जब दो कंट्रीज़ होती थी, दो कंट्रीज़ के बीच में जो आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट था उस पर बहुत सारे बैरियर्स थे, बहुत सारे टैक्स लगते थे, एक्स्ट्रा टैक्स लग जाते थे, तो उसको क्या कर दिया गया, उसको रिड्यूस कर दिया गया। उन टैक्सेस को क्या किया गया, बहुत रिड्यूस कर दिया गया। ये जो आपका जो बेसिकली बहुत सारे बैरियर लगते थे, बहुत सारे जो हर्डल्स थी, उन हर्डल्स को रिमूव किया गया कि हम फॉरेन ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और फॉरेन ट्रेड ज़्यादा करने से कहीं ना कहीं जो जैसे हमारे कंट्री के अंदर जो है वो बिजनेस के लिए मशीनरीज चाहिए थी तो वो मशीनरीज हमें बाहर से मिल जाएंगी, तो बिजनेस के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी 1991 की पॉलिसीज़ थी और इस 1991 की पॉलिसीज़ ने कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट किया और ये आज भी बहुत फेमस है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इसने बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने एडवर्सली या पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट किया बिजनेस को। तो यहाँ पर मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट है इंक्रीज्ड कंपटीशन। इससे पहले क्या होता था, 1991 से पहले बहुत गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपस में कंपटीशन बहुत कम था। ठीक है, अब चूंकि प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल आ जाने से और बहुत सारी बाहरी कंपनीज को हमने जो है यहाँ पर इनविटेशन दिया, बहुत सारे बाहरी कंपनीज को यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया, जैसे कंपटीशन बढ़ा कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन बढ़ने से जो हमारी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। दूसरा है यहाँ पर इंक्रीज्ड डिमांड। देखो सीधी सी बात है, जैसे ही कंपटीशन बढ़ा तो उसी तरीके से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी भी बढ़ी और क्वालिटी बढ़ने से भी जो है वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज, चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज की बात करें तो जैसे ही आपका इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हमें अपनी बिजनेस पॉलिसीज में भी कई तरीके के चेंजेस लाने पड़े। हमने कहा था ना, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, जैसे ही चीज़ें बदलती हैं उसी हिसाब से आपने बिजनेस को भी अकॉर्डिंगली जो है वो बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1991 की पॉलिसी के आ जाने से पहले बड़ा रिजिड सिस्टम था, बड़े आसानी से चल रहे थे कि भाई ज़्यादा कंज्यूमर के पास ऑप्शन है नहीं, वो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा और हमारे गुड्स का खरीदेगा ही। अब उस एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। 1991 के बाद जो है वो कई सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए भाई, बहुत सारी बाहरी कंपनियां आई, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी मार्केट में जो है वो इनिशिएट करी, मार्केट में इंट्रोड्यूस करी, उसका भी जो है वो कंट्री के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा और कंट्री के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बिजनेस में आए। नीड फॉर ट्रेंड पर्सनल, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स था इससे पहले बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पर जो है वो फोकस नहीं किया जाता था। चूँकि अब कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई, नई सारी जो है पॉलिसीज़ फ्रेम आउट हुई, तो ऐसे में महसूस किया गया कि हम क्या करेंगे, ट्रेंड पर्सनल मतलब ट्रेंड एम्प्लॉयज़ जो है, ट्रेंड पर्सन्स जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। दस इट अराइजेस नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स या इंडिविजुअल्स के जो है वो स्किल्स पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया। ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन, इससे पहले जो था वो आपका बेसिकली पूरा मार्केट प्रोडक्ट ओरिएंटेड था। अब हमारा जो प्रोडक्ट है, अब जो हमारा मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता था,
इससे पहले 91 से पहले की अप्रोच थी कि हम बस प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं और वो हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदेगा। लेकिन इस पॉलिसी के आ जाने के बाद बहुत सारा कंपटीशन बढ़ा, तो अब कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस थी। अगर आप अच्छा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। तो अब अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, हमें अपनी क्वालिटी पर जो है वो वर्क करना पड़ा। लेस रिलायंस ऑन बजटरी सपोर्ट बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें कि अगर आपको इस कंपटीशन में सरवाइव करना है तो जाहिर तौर से आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, तो जब परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे तो गवर्नमेंट बजट पर हमारा फोकस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और हमारी जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारी अपनी रेवेन्यूज भी जनरेट होंगी। सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक क्लास। गाइज, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी तरीके का कोई क्वेरी है इस टॉपिक को लेकर तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। सो इस चैप्टर के बाद विल इंक्लूड प्लानिंग, हम प्लानिंग को लेकर आएंगे नए चैप्टर को, और इस चैप्टर को लेकर जो है किसी भी तरीके का कोई सजेशन हो तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।